उसका नाम रोहित है। वो अपनी बेरोजगारी से हद से ज़्यादा परेशान हो गया था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। एक जगह उसका इंटरव्यू था, लेकिन उसे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। वो वहाँ से जब आ रहा था तो गर्मी बहुत तेज हो रही थी। सर उठाकर उसने आसमान की तरफ देखा तो चिलचिलाती हुई धूप से उसकी आंखों में बहुत तेज जलन होने लगी थी और वह धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खुल ही नहीं रही थीं। माथे पर बुरी तरह से पसीना आ रहा था, जो उसने साफ किया और फिर गहरी सांस ली। आसपास देखने लगा कि आज तो सूरज भी आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो सूरज भी उसे आजमा रहा है। पहले ही अपनी जिंदगी में इतने धक्के खाकर वो तंग आ चुका था। ऊपर से आज इस गर्मी ने भी उसका दिमाग बुरी तरह से खराब कर दिया था। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छाव बनाने की तलाश करने लगा कि कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने शरीर को ठंडक ही पहुंचा लूं। सड़क किनारे वो तेज कदम उठाता हुआ चला जा रहा था कि तभी अचानक उसे एक पेड़ नजर आया। वो उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप ही धूप थी। इस पेड़ की छांव में खड़े होकर उसे बहुत सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही उसने पानी पीने के लिए मुंह लगाया तो पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी और प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी उसे कोई नल नजर नहीं आ रहा था। इधर प्यास से उसका गला सूखता चला जा रहा था। हर कोई अपने कामों में बिजी था। एक वो ही था जो बेरोजगारी और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचते पहुंचते उसने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर वो आसपास नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी का कोई अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नल दिख जाता तो वो उस बोतल को ही भर लेता। अभी वो आसपास देख ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी ने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया। वो कंफ्यूज हो रहा था। उसने जैसे ही उस हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वह हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था और वह बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफेद हाथ था। उसने सोने की अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियां पहन रखी थी। उसने जब सामने की तरफ उस इंसान की ओर देखा तो वो चौंक गया था। वह एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 40 साल की लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका शरीर बहुत गठीला था, जैसे किसी 20-25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। वह कहने लगी कि यह लो, पानी पी लो। तुम्हें प्यास लग रही थी ना? मैं वहाँ दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हो। जैसी तुम्हारी हालत है, तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही परेशान हो। उसने ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा, क्योंकि अब वो भी ज्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता था। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक ही सांस में वो वह पानी खत्म कर चुका था। उसने वह बोतल उस औरत को वापस कर दी। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वह एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। दिखने में भी वह काफी अमीर लग रही थी और उसका हुलिया भी यह बता रहा था कि वह बहुत अमीर और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। उसने तुरंत ही उस औरत को थैंक यू कहा और उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर पास ही में अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था। काफ़ी टाइम से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब है कि मुझे मिल ही नहीं रही। मैं भारत के ही कई बेरोजगार लड़कों में से एक हूँ। काफ़ी जगह पर नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ
अंगूठा ही दिखा देती है। मैं जानता हूँ कि हर जगह सिफारिश के थ्रू ही नौकरी मिल पाती है, लेकिन मेरी सिफारिश लगाने वाला तो कोई भी नहीं है। मेरा इतना पढ़ा लिखा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। फिलहाल आपका थैंक यू। उसने उस औरत को एक दो बार फिर थैंक यू कहा और जल्द से जल्द वो अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर उसे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने की सब्जी वगैरह भी लेकर जानी थी। वो यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी उसके घर में उसे बना हुआ खाना मिलना था, क्योंकि एक वो ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। इसीलिए वो अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। उस औरत का शुक्रिया अदा करके वो वहाँ से तेज कदम बढ़ाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रिक्शा में भी पैसे ही दिए जाते हैं, कोई उसे फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता। और यहाँ उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत सोच समझकर उसे चलना पड़ता था। अभी वो भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह गुलाबी साड़ी वाली औरत उसका पीछा करते हुए आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसकी तरफ देखने लगी थी। वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि हो सकता है कि उस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी। यही बात सोचते हुए वो चल रहा था, क्योंकि उसके पास तो गाड़ी थी। फिर वह उसके बराबर में आकर उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी तो एक सेकंड के लिए वो रुक गया था। उसके रुकने पर वह भी रुक गई और फिर स्टाइल में खड़ी हो गई और लगातार उसे देखने लगी। उस औरत की ऐसी हरकतें उसे बहुत अजीब लग रही थी। उसे तो वह औरत कोई मेंटल सी लगने लगी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला उसका पीछा क्यों कर रही थी। फिलहाल उसकी खुददारी उसके बीच में आ रही थी और वो उस औरत की चालाकी को अच्छे से समझ रहा था। उसने उसे घूर कर देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करती हुई आ रही हो? मैंने आपको थैंक यू बोल दिया है, क्या अब आपको पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? वह उसके शब्द सुनकर मुस्कुराने लगी। उसी टाइम उसने अपने पर्स से एक एनवलप निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। उस एनवलप को देखकर उसे शौक लगा था कि क्या था इस एनवलप के अंदर और यह औरत उसे ये क्यों दे रही थी। उसने एनवलप खोलकर देखा तो उसे अचानक ही झटका लग गया था। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे जिनको वो गिन तो नहीं सका था, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वह लाखों रुपए थे। उसके तो हाथ ही कांपने लगे थे। इधर उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपए ही पड़े हुए थे और वह औरत कह रही थी कि यह 5 लाख हैं, यह पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं, मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम इन 5 लाख के मालिक बनना चाहोगे? उस औरत की बात सुनकर वो तो बड़ा हैरान रह गया था कि आखिर किस काम के लिए वह उसे 5 लाख रुपए दे रही है। उसने सवाल किया कि आप यह 5 लाख मुझे क्यों देना चाहती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपकी और मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है, फिर आप मुझे इतने ढेर सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो? आप मुझे पैसे क्यों देना चाहती हो? मैडम, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? वह औरत उसे घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली के साथ बातचीत करते हैं। वह औरत उसके आगे आगे चल रही थी और वो उसके पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसके दिल में तो जैसे खुशी ही खुशी थी। वह औरत 5 लाख रुपए उसे देने वाली थी। वो तो 5 लाख रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती। कम से कम उस जैसे गरीबों के लिए तो यह पैसे कम नहीं थे। इन 5 लाख से तो वो अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। उसके दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लगे थे और चलते चलते वह औरत उसे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर आने के बाद वो दोनों
एक तरफ बैठ गए थे। उसने वेटर से कहकर कॉफी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और वह फोन पर बातें करने के लिए चली गई। इतनी देर में वो चारों तरफ होटल को नजर दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था। यह काफी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर अमीर लोग ही आया करते थे। वो तो कभी ऐसे होटल के पास से भी होकर नहीं गुजरा था, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वह औरत उसके पास आकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वेटर भी कॉफी लेकर आ गया था। उसने रोहित से कहा, कॉफी पियो, कॉफी पीते पीते बातें करते हैं। उसके दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि ना जाने यह औरत उसे क्या बात कहने वाली है। वह अपने मोबाइल में ना जाने क्या कर रही थी। वो उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं यह उसे कोई ऐसा वैसा काम करने के लिए तो नहीं कहेगी जिसे वो नहीं कर सकेगा। वो एक बहुत ईमानदार इंसान है और सारी जिंदगी उसने सादगी से गुजार दी थी। वो कोई गैर कानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया। उसकी तो कॉफी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जो उसने रोहित को काम बताया, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी का लड़कों में बहुत इंटरेस्ट है। यकीन मानो वह तुम जैसे हैंडसम लड़कों के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकूं। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो औरत इतनी ज्यादा पागलों जैसी बातें कर रही थी कि वो उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया था। उसे उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भला एक औरत इस तरह की लिमिट क्रॉस कर देने वाली बातें भी कर सकती है। वह अपनी बेटी के लिए किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वह रात भर उसकी इज्जत के साथ शर्म के मारे उसने अपने कान बंद कर लिए थे। वो कहने लगा कि माफ कीजिए मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर वो वहां से उठकर जाने लगा था कि उसने फिर से वही एनवलप 5 लाख वाला उसके सामने रख दिया। उसने उस एनवलप से 5 लाख निकाला और इन पैसों को वह उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकत ने ही तो उसे मजबूर कर दिया था। वो भी तो अपनी आने वाली जिंदगी को सुधारना चाहता था और उसे दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी कि कहीं से उसके पास पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। यह उसके पास एक गोल्डन चांस था जिसे वो मान लेता तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाती। उसने उस औरत को देखा जो पैसा हाथ में हिला हिला कर अपनी अदाएं दिखा रही थी। वह उससे कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक ही रात की ही तो बात है, पर फिर एक रात में ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम जरूरतमंद लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ एक रात गुजार सको? यह बात कहकर वह खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी, जबकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या करे, क्या इस औरत की बात मान ले या इस औरत को इनकार कर दे और घर चला जाए। घर में भी बहुत ज्यादा तंगी आई हुई है। उसकी माँ भी बीमार है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक जवान बहन भी है जिसकी उसे शादी करनी है। उसके अलावा उसकी बहन और माँ का कोई सहारा भी तो नहीं है। उसका छोटा सा ही घर था। उसके पिता भी काफी सालों पहले मर चुके थे। उसकी माँ के पास भी कुछ भी नहीं था। उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो था तो बेरोजगार ही। उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि वो उस औरत की बात मानने के लिए तैयार है। वह मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसमें तुम्हारा ही फायदा है।
यह पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने 5 लाख में से उसे 50,000 एडवांस दे दिए थे। वह पैसे देकर उससे कहने लगी, यह लो तुम्हारा एडवांस और जाओ, जाकर ऐश करो। बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद में दूंगी। वो भी वह 50,000 रुपए लेकर अपने घर की तरफ चला आया था। उस औरत ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और घर का एड्रेस भी दे दिया था और बता दिया था कि उसे किस टाइम उसके घर पर जाना है। वो अपने घर गया तो वो बाजार से खाना लेते हुए चला गया था, क्योंकि उसे घर लौटते हुए काफी देर हो गई थी। इसीलिए वो होटल से ही खाना लेकर चला गया। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उनके लिए फ्रूट्स भी लेता हुआ चला गया और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। उसकी माँ ने उसके हाथों में इतना सारा सामान देखा और देखा कि आज पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं लेकर आया है, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया है। तो यह देखकर उसकी माँ और ज़्यादा हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले वो इतना ज़्यादा सामान लेकर कभी भी घर में नहीं आया था। उसकी माँ और बहन उससे सवाल करने लगी कि तुम यह सब कुछ कैसे लेकर आए हो और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। उसकी माँ की बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। हाथ धोते हुए वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मेरी जॉब लग गई है, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है, बस उन्हीं पैसों से मैं आपके लिए सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि बाजार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसकी बहन आज उसे बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वह बेचारी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी और आज तो उसे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। उसकी माँ उसकी नौकरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। उसकी बहन ने उसके लिए खाना लगाया और उन तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था। उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के वह उसे 5 लाख रुपए दे रही थी। क्या यह बात सच थी या फिर वह उसे बेवकूफ बना रही थी? अब जो भी था, यह सच तो कल ही खुलने वाला था। वो अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो उसकी माँ ने उससे सवाल किया कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? उसने माँ से कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नौकरी लग गई है, बस मैं वहीं जा रहा हूँ और अब जल्द से जल्द आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा भाग्य ही बदल जाएगा। रोहित की माँ यह बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और वो घर से निकल आया था। रिक्शा पकड़कर वो उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। वो उस औरत के घर पर पहुंच चुका था। उस औरत का घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर से उस घर को उसने देखा। यह कोई घर नहीं था, बल्कि यह तो एक महल था और वह भी इतना ज़्यादा खूबसूरत महल था। शायद इतना बड़ा खूबसूरत घर पहली बार उसने अपनी जिंदगी में देखा था, लेकिन वो सोचकर परेशान हो रहा था कि इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे करवा सकती है। वो उस औरत के घर के बाहर खड़े होकर ही उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने उसकी कॉल रिसीव की और कहा कि तुम कहाँ पर हो? रोहित ने उसे बताया कि मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। तो उसने शॉक्ड होकर उससे कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी से घर के अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। वो डरते डरते घर के अंदर चला गया था। ऐसे घर तो उसने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। आज वो पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद था। घर के अंदर गया तो वह औरत उसके सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। आज तो उसने बहुत ही दिखावटी कपड़े पहने हुए थे और उसकी साड़ी का पल्लू भी उसके कंधे पर नहीं था।
पता नहीं वह उसे क्या समझ रही थी। रोहित ने उससे कहा कि मैडम, आपको मेरे सामने ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसीलिए मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। वह उसे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो मेरे कहने के मुताबिक काम करना होगा। उसने रोहित से कहा कि अच्छा चलो, तुम बैठ जाओ। उसने उसके बाद नौकरानी को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाओ और नाश्ता लगाओ। और वो तो इतना ज़्यादा हैरान था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। मगर वह औरत कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया है वह काम तुम्हें रात को शुरू करना है। तब तक तुम्हें यहीं पर रहकर टाइम काटना होगा। इस घर में बैठे बैठे सारा दिन उसने गुजार दिया था और उसे बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वह औरत उसके पास आई और कहने लगी कि तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आखिरकार वो भी लड़का था। फीलिंग्स पर कंट्रोल कब तक वो रख सकता था। उसने सोचा कि जितनी खूबसूरत यह औरत है, इसकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत होगी। उस लड़की की माँ उसे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही है, तो फिर वो इस काम के लिए मना क्यों करे। वो वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस औरत की बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उस औरत ने खुद ही कमरा खोला था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नज़ारा उसके होश उड़ा रहा था। कमरे को इस तरह से सजाया गया था कि जैसे यहाँ पर आज उसकी सुहाग रात हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को तो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जो लड़की थी वह सो क्यों रही थी, या फिर यह जरूर बेहोश थी। उसने उसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि यह लड़की क्यों सो रही है। वह धीरे से कहने लगी, क्योंकि यह बेहोश है और मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा गया है तुम सिर्फ वही करो और फिर जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे आकर पैसे ले लेना। वो औरत उसके कंधे पर हाथ मारकर वहाँ से चली गई और बाहर से कमरा लॉक भी कर गई। वो चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे वो भी देखने लगा था कि वो खुद पर काबू करना चाह रहा था। फिर जिस काम के उसे पैसे दिए गए थे उसने उस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस कमरे में उसे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और वह लड़की उसका चैन चुरा चुकी थी। उसने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ ना जाने किस सोच विचार में टहल रही थी। शायद वह रोहित का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो नीचे आ गया और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वह घूरती हुई नज़रों से उसका चेहरा देखने लगी। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उससे कहा कि मैडम, आपका काम हो चुका है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह औरत कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं है ना? उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया? तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की ना? उसने साफ साफ शब्दों में उससे कह दिया कि नहीं, वह बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। कि सुनकर तो उसने खुशी से अपने पास मौजूद 5 लाख रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए थे। वह कहने लगी कि अब दोबारा मुझे कहीं भी नज़र मत आना और तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है। यह भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी कभी बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और तो और इस काम में
तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। वो उस औरत की हर बात को सुनकर वहाँ से निकल आया था। बैठे बिठाए उसे 5 लाख रुपए मिल गए थे। उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। उसने अपनी माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। अब तो मेरा काम दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी दूर होती चली जाएगी। उसकी माँ तो उसकी खुशियों को देखकर अचानक सोच में पड़ गई थी। अभी रात ही हुई थी कि जब रोहित को उस औरत की दोबारा से कॉल आई। वह औरत कॉल करते ही कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह से भी पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे, मगर जिस तरह की मेरी बेटी की हालत हो रही है, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। उस औरत की बात सुनकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। उसने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो उसने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही टाइम आने पर यह वीडियो भी उस औरत की जेब से पैसे निकलवाने के लिए उसके काम आने वाली थी। उसके दिल में तो लालच जाग उठा था जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। उसने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब सोना चाहिए था क्योंकि सुबह वो एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अगली सुबह वो उठा और दोबारा वहीं पर उस औरत के आलीशान बंगले पर चला गया। लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम तो अमीर लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते थे। उसने बाहर से एक नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर के बाद उस घर का दरवाज़ा खुलते ही वह घर से बाहर निकल कर आ गई थी और वह उसके साथ बाइक पर बैठ गई। यह बाइक भी उसकी नहीं थी। उसने अपने किसी फ्रेंड से थोड़ी देर के लिए उधार मांगी थी। उसे अब सीधा कोर्ट जाना था जहां वो उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही कोर्ट के बाहर खड़े होकर उसने उस लड़की को देखा तो वह अपने चेहरे को झुकाकर खड़ी हुई थी। उस लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी। उसका नाम रिया था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में आंसू भी थे। जो कदम वह उसके साथ उठाने जा रही थी वह उसकी ही भलाई के लिए था, मगर अफसोस कल के गुजरे हुए हालात उन्हें याद आने लगे। उसके बाद ही उसने यह फैसला किया था कि वो उस लड़की के साथ शादी कर लेगा। कुछ देर बाद कानूनी तौर पर वो दोनों पति पत्नी बन चुके थे। वो उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता था। वह बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जब उसने कोर्ट मैरिज के पेपर पर साइन किए थे तो वह बेचारी फूट फूट कर रो रही थी, मगर ऐसा करना भी तो बहुत ज़रूरी था। कल रात जब वो उसके कमरे में गया था और वह औरत जब कमरा बंद करके वहाँ से चली गई थी तो उसने एक नज़र उस लड़की को देखा। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी नज़र उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वो क्या कोई भी लड़का उसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत रोहित को नज़र आ रही थी और उसकी शराफत देखकर उसका दिल उसे गलत काम करने से रोक रहा था। वो भी तो बहुत ज़्यादा मजबूर था और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कमरे में इधर उधर सोच रहा था कि उसे कोई सही रास्ता दिख जाए कि वो कुछ गलत भी ना कर सके और उसे पैसे भी मिल जाएं। अभी वो यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे टेबल पर एक डायरी रखी हुई नज़र आई। वो डायरी सजी हुई दिख रही थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस डायरी को शायद उस लड़की ने अपने हाथ से बनाया था। वो डायरी को खोलने और पढ़ने के लिए बैठ गया। उसमें उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और उसकी ज़िंदगी की कहानी भी थी।
इस बारे में लिखा हुआ था कि वो औरत उस लड़की की सौतेली माँ है जिसने सबको यह साबित किया हुआ है कि वो लड़की पागल है और वो उसे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। वो अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग आ गई है। वो जीना नहीं चाहती क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जहाँ पर उसके अपने ही उस पे यकीन ना करें। यह औरत हमेशा उसे उसके पिता की नज़रों में गिराने के लिए तैयार रहती है। उसके पिता उससे नाराज रहने लगे हैं। उन्हें भी अब यही लगता है कि वो पागल है और पागल जैसी हरकतें करने लगी है, लेकिन वो पागल नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। यह औरत उसे घर से निकाल कर उसके हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है और भी उस डायरी में बहुत सी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर उसका दिल दहल गया था। उस लड़की ने लिखा हुआ था कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ काफ़ी कुछ गलत कर चुकी है। अब उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब आगे अगर उसने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की और उसके पिता की नज़रों में उसे गलत साबित किया तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था। वह बेचारी बचपन से ही बहुत परेशान थी। रोहित को उस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और उस लड़की की सौतेली माँ थी कि उसने रोहित को यह काम दे दिया था कि वो उसके साथ एक रात गुजारे। वो समझ गया था कि उसकी माँ उस पर गलत आरोप लगाकर उसे बदनाम करना चाहती है ताकि वह अपने पिता की नज़रों में गिर जाए और उसका पिता अपनी जायदाद से अपनी बेटी को हमेशा के लिए बेदखल कर दे। भले ही वो उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे यह काम करने के लिए रोक रही थी। अब तो वो समझ गया था कि अगर उस लड़की के साथ और ज़्यादा गलत किया गया तो यह लड़की अपनी जान ले लेगी और वो एक मासूम लड़की को अपनी वजह से मरने नहीं देना चाहता था। अगर वह होश में होती और अपनी मर्जी के साथ ही सब कुछ करती तो भी शायद उसकी ईमानदारी उसे पैसे के लिए उसके साथ सब कुछ करने से रोक लेती, मगर वह बेखबर सो रही थी। वो जानता है कि उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको बेहोश किया है ताकि जब उसे होश आए तो उसकी इज्जत लुट चुकी हो, लेकिन यह औरत इस बेचारी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई थी और जैसी भी थी तो रिया की सौतेली माँ ही और फिर एक औरत ही दूसरी औरत की इज्जत खराब करने पर तुली हुई थी। उसके साथ गलत ना करने का फैसला रोहित ने कर लिया था और फिर उसने सोचा कि वो उसे जगाने की कोशिश करता है। कई बार उसने उसे उठाने की कोशिश की मगर वह जाग ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद बार बार आवाज़ों की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वह जागी उसने अपने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर रोहित को देखा तो वह बहुत घबरा गई। रोने लगी, कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वह चीख कर उससे दूर हट गई। उसकी आवाज़ भी उसके जैसी ही प्यारी थी। वो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। देखो, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद रोहित ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने उसे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में उसे 5 लाख रुपए देने को कहा था। यह सुनकर के तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह एक औरत होते हुए भी इतना गिर सकती है। सही कहा है किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली होती है, वह कभी भी आपके साथ सगे जैसा बिहेव नहीं कर सकती। वह रोहित को अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी तो मेरी माँ की बीमारी के कारण मौत हो गई। मैं अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद ही यह बंगला मेरे नाम पर कर दिया था और जो उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी वह सारी भी मेरे नाम पर थी और बची कुची प्रॉपर्टी मेरे पिता ने मेरी माँ के इलाज पर ख़त्म कर दी थी क्योंकि वह माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं
नहीं बच सकी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें दुनिया में छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया। वह इसी गम में बर्बाद होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता बर्बाद होते चले गए और यह बंगला मेरे नाम पर था और प्रॉपर्टी भी। मैं इस बंगले की मालकिन थी और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी पत्नी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पिता का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से अपने पिता के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदार ने समझाया कि अब उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी मेरी उम्र सिर्फ 15 साल ही हुई थी और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी और इसी तरह मेरे पापा की शादी इस औरत के साथ हो गई, क्योंकि यह मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और यह तलाकशुदा भी थी। इस औरत के पति ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पिता ने शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि औरत मेरे पापा और उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन उस औरत ने घर में आने के बाद एक मेरे खिलाफ चाल चली, क्योंकि वह औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और जो थोड़ी प्रॉपर्टी है वह मेरे नाम पर है और उसके अलावा सारी जायदाद बिक चुकी है, क्योंकि जो बची कुची प्रॉपर्टी थी वह काफ़ी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी है वह बस यही है। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, वह काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिजनेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन उस औरत को हमेशा ही यह बात चुभती रही कि यह बंगला और थोड़ी प्रॉपर्टी उनके पति की बेटी के नाम पर क्यों है। हालांकि वह मेरे पिता की पत्नी बनकर इस घर में आ गई थी, तो यह बंगला उनके नाम होना चाहिए था। वह औरत हर बार मुझे दुत्कार देती थी। मेरे पिता के सामने तो वह मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके पीछे मुझ पर अत्याचार करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी तरह से मेरी उम्र 18 साल हो गई और उस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ कर दिया। कभी कभी मेरे पिता मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी कभी वह मुझ पर उस औरत के लिए हाथ भी उठा दिया करते थे। उस औरत ने मेरी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें मेरे पिता को बताईं कि उन्होंने फिर धीरे धीरे मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और फिर मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा गया। मैं पिछले 2-3 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मेरे पिता मुझसे मेरी जायदाद वापस ले ले, लेकिन अभी तक मेरे पिता के दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। लेकिन वह औरत यही चाहती है कि मेरे पिता मुझे मेरी जायदाद लेकर उस औरत के नाम पर कर दें, क्योंकि वह उनकी पत्नी बनकर इस घर में आज भी है और उस पर उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर मैं उसको अपना बंगला भी दे दूं तो वह औरत बदले में मुझे प्यार दे, लेकिन वह औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वह मुझे घर से निकाल देना चाहती है। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने उसके नाम पर अपना बंगला करवा दिया तो वह मुझे और मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। वह मेरी ज़िंदगी पहले ही काफ़ी ख़राब कर चुकी है, क्योंकि वह मुझे पागल साबित कर चुकी है, मेरे पिता को मेरे खिलाफ कर चुकी है और तो और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बंद हो गया है। इसीलिए उस औरत ने यह चाल चली है कि वह तुम्हें मेरे कमरे में रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लगे होंगे, ताकि वह सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पिता को दिखाए और अब की बार मेरे पिता मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे घर से निकाल देंगे और वह औरत
इस घर में खुशी खुशी ऐश करेगी। वह लड़की जोर जोर से रो रही थी। कहने लगी उसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई नहीं, लेकिन यह औरत उसके पिता को उससे छीन चुकी है। उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो मरना चाहती है। मैं मर जाना चाहती हूँ, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। रोहित ने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा उठाऊं। वह उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है और मुझे अब तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में तुम्हारी इस डायरी से सब कुछ पता चल चुका है। वह कहने लगी तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे? रोहित ने कहा मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। रोहित ने फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया और वो शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। उसने उस लड़की की माँ से पैसे लिए थे और वहाँ से वो निकल आया था। अगले दिन उसके प्लान के मुताबिक उस लड़की रिया ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो रोहित को उस औरत ने फ़ोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। रोहित उसे अपने साथ ले आया था और उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। रिया के पिता 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब 2 दिन के बाद रिया के पिता घर आए तो रिया की माँ ने उन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुंह काला किया है, अब जल्दी से उसे घर से धक्के मार कर निकाल दो। रिया की माँ ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाना चाहा, लेकिन वह रिकॉर्डिंग चली ही नहीं क्योंकि रोहित ने कैमरे का तार डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि रिया उसे पहले ही बता चुकी थी कि उस कमरे में कैमरे जरूर लगे होंगे। और उसके बताने के बाद जब उसने कमरा चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा सबूत था जिसने रिया की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया। उसने रिया के पिता के घर पहुँचने से पहले ही उसके पिता को उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग भेज दी थी। जब रिया की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके उससे कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मैं ऐसा ही चाहती थी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, और वह फूट फूट कर रोई और वह इसी तरह से रो रही है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे और ले लेना। यह पूरी बात उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग फिर उसने रिया के पिता को भेज दी थी। रिया के पिता ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने की बजाय अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और उसे वह रिकॉर्डिंग एक बार फिर से सुना दी। रिया की माँ को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस सकती है। रिया ने भी सब कुछ सच बता दिया और कहा था कि वह रोहित के साथ शादी कर चुकी है। रोहित भी मौके पर पहुंच गया और उसने कहा कि इस औरत ने मुझे इस गलत काम के लिए पैसे भी दिए थे। रिया के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब रिया की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और रिया के पिता ने खुशी खुशी रिया और रोहित की शादी धूमधाम से कर दी। जरूर रोहित के दिल में लालच आ गया था, लेकिन वो किसी औरत की इज्जत खराब नहीं कर सकता था। उसकी ईमानदारी से खुश होकर रिया के पापा ने कहा कि तुम्हें चोरी चुपके शादी करने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा देता। और यही हुआ, उन्होंने खुशी खुशी रोहित और रिया की शादी करवा दी। रोहित की माँ और बहन को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि रिया खूबसूरत होने के साथ साथ एक संस्कारी और अमीर पिता की बेटी थी। उसकी सारी जिंदगी रिया के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी और वो रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रिया के पापा ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया था। धीरे धीरे रोहित के घर के हालात भी सुधरने लगे और अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। दोस्तों, रुपए कमाने के लिए किसी की ज़िंदगी खराब करना उचित नहीं होता। रुपया कमाना अच्छी बात है, पर उसे मेहनत से और सही तरीके से कमाना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।